Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले टर्म टेस्ट जो हमारा हुआ है प्रीवियस वीक में उसकी डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद आज का लेक्चर जो है हमारा फ्रेश चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टर्म टेस्ट नहीं है इस वक्त? सबके पास है? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले बताइए कितने स्टूडेंट ने टर्म टेस्ट अटेम्प्ट किया था? हाथ उठाइए ज़रा। शाबाश। टर्म टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इसमें कोशिश की गई थी टर्म टेस्ट बनाते हुए कि क्वेश्चन जो हैं वो छोटे छोटे टेस्ट किए जाए, मार्क्स कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो हम एग्जामिन कर सके। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर बाय ए शेयर होल्डर में कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स प्रायर टू एंड ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेजेंट बोर्ड। जी, कौन सी सिचुएशन? जब वो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ले तो उसने क्या करना है? किसको अप्लाई करना है? नोटिस भेजना है कंपनी को। बिल्कुल जी। ए में कोई प्रॉब्लम? बी में आइए। आजाद लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी engaged in the business of manufacturing and supply of electrical appliances. Mr. Majnu, a director of AL, has applied for an interest-free loan from the company to be repayable in 5 years. In view of the provisions of Companies Act 2017, describe the circumstances under which AL may grant loan to Mr. Majnu. अब देखें, लोन से रिलेटेड हमारे कंपनी लॉ में 3 सिचुएशंस हैं। एक है डायरेक्टर को लोन देना, एक है किसी भी पार्टी को लोन देना फॉर परचेज ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी शेयर, और एक है एसोसिएटेड कंपनी को लोन देना। ये तीनों डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कौन सी सिचुएशन पूछ रहा है? डायरेक्टर को लोन। तो क्या डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन 2 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास करनी है, और दूसरा कमीशन से परमिशन लेनी है, अप्रूवल लेनी है। ठीक। बी में कोई प्रॉब्लम नहीं। सी में आइए। फराज, a director in Green Lines Limited GLL, is also a nominee director in Blue Lines Limited by virtue of GLL's equity investment in BLL. GLL transferred 6,000 shares in BLL, being the qualification shares, in the name of Faraz for appointing him on the board of BLL. नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया जी फराज को। नेक्स्ट कह रहा है, रिसेंटली द डायरेक्टर्स ऑफ GLL हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन एंटरिंग इनटू ए जॉइंट वेंचर विद BLL and have called a meeting of the board of directors for the purpose. Under the provisions of Companies Act 2017, advise whether Faraz can participate in the above meeting. जी, पहली चीज तो ये कि दोनों कंपनीज जो हैं क्या एसोसिएटेड कंपनी बनी? नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन। जी ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फराज जो है वो डायरेक्टर तो है दूसरे बिजनेस में भी, दोनों बिजनेस। अब अगर BLL इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जॉइंट वेंचर करना चाहती है, क्या फराज इंटरेस्टेड होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में? डायरेक्टर्स इंटरेस्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रोविजन याद है कि अगर एक डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि क्या फराज इस जॉइंट वेंचर में इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्या अगर एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर या डायरेक्टर है, क्या उस दूसरी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा पहली कंपनी करेगी, डायरेक्टर उसमें इंटरेस्टेड पार्टी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब बताइए क्या फराज पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में? अब इसमें 2 केसेस थे, आप बोल रहे हैं हाँ लिस्टेड है कंपनी तो फिर ये अटेंड ही नहीं कर सकता। अगर अनलिस्टेड है तो अटेंड कर सकता है,
लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रही होगी तो इस ट्रांजैक्शन में एज कोरम भी काउंट नहीं होगा और डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट भी नहीं कास्ट करेगा। अगर वोट कास्ट करेगा भी तो उसके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। जी, वो नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। स्टेटस डिसाइड एसोसिएटेड, वो हर चीज की एक्सेप्शन थोड़ी हो जाएगी। एसोसिएटेड डिसाइड करना हो तो फिर एक्सेप्शन है, वरना किसी और लीगल रिक्वायरमेंट में एक्सेप्शन नहीं है। इसी तरह अगर फर्ज कीजिए डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर वाला केस आ जाता, उसमें क्या एक कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है? और अगर वो नॉमिनी डायरेक्टर हो फिर भी नहीं कर सकता। स्टूडेंट कहते नहीं सर वो नॉमिनी डायरेक्टर तो एक्सेप्शन है। भैया वो एक्सेप्शन सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट डी, shareholders of Ramzan Limited holding 20% of the voting power submitted a requisition to hold an extraordinary general meeting to remove the auditor of the company. The company neither called the extraordinary general meeting nor allowed them to hold the meeting at the company's registered office. The said meeting was then held at some other place and resolution for removal of the auditor was passed. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द सेट मीटिंग एंड रेजोल्यूशन पास देयरिन। ये शायद हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है? बिल्कुल ये रेजोल्यूशन वैलिड है। और इस सिचुएशन में जो किसी दूसरी जगह मीटिंग कंडक्ट करने के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी पे करे, रीइंबर्स करेगी और डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन में से डिडक्ट किए जाएंगे सजा के तौर पे। जी, डी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 2 पे आइए। ए, डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2017। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए क्या एक्सेप्शंस लिखनी थी कि नहीं? एक्सेप्शंस लास्ट में लिखनी थी जी। हाँ, तो एक्सेप्शन में क्या कोई लग जाने थे 5-7 मिनट? तो 2 मिनट में एक्सेप्शन फिट हो जानी थी सारी। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था जब कभी एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन आए एक्सेप्शन उसका लाजमी हिस्सा होगी। नेक्स्ट 2B, Jamal, who has recently been appointed as Chief Executive Officer of Alibaba Private Limited APL, has applied for financial assistance of rupees 1 million to the board of directors of APL for buying shares in Mujahid Limited, a public company holding 75% voting rights in APL. होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाह रहा है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन वेदर APL में ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जमाल अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। अब ये लोन टू डायरेक्टर वाली प्रोविजन लगेगी क्या यहाँ पे कि वो परचेज ऑफ कंपनी शेयर्स वाली प्रोविजन लगे? हाँ जी, हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर होता है लेकिन चूंकि उसने पर्पस स्पेसिफाई कर दिया है कि होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो जब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे कंपनी अपने शेयर्स खरीदने के लिए या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए किसी को, तो उसमें परचेज ऑफ ओन शेयर्स वाली प्रोविजन लगेगी। याद है कौन सा चैप्टर था? 23 लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था शायद। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है? क्या कंडीशन है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में लिखा हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में लिखा हो, और दूसरा डायरेक्टर बनने से चीफ एग्जीक्यूटिव बनने से पहले डायरेक्टर ना हो। तो इसको फिर कंपनी या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। याद है ना प्रवीण? सी, करम लिमिटेड एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी owns 30% shares in Juma Private Limited JPL. In order to finance its working capital requirements, JPL has asked for a loan of rupees 1 million from KL. JPL ने 1 मिलियन लोन कहा KPL से। Under the provisions of Company Act 2017, briefly describe the conditions which are required to be met if KL agrees to grant the loan. कोई कंडीशंस पूरी करनी जरूरी है। दोनों कंपनी में रिलेशनशिप किस किस्म का है?
एसोसिएट का, बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाला कर, तो जुमा तो लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी है ना, तो इसमें तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। हाँ जी, जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो पब्लिक है ना, हमने तो देखना है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो पब्लिक कंपनी है, ये कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशंस हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी इंडिकेटिंग नेचर, टर्म्स ऑफ पेमेंट, टेन्योर वगैरह, और चेंज भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। क्या ये लोन है? तो इसका मतलब लोन वाली कंडीशन भी लिखनी है, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोरिंग कॉस्ट ऑफ कंपनी से लेस नहीं होनी चाहिए शब्द, बिल्कुल ठीक। डी, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी वाज हेल्ड ऑन October 31st, 2009, but on account of certain disagreements the members did not adopt the audited financial statement for the year ended June 30th, 2009. In the above situation, how would the company comply with the provisions of Companies Act 2017 related to the filing of copies of annual accounts with the registrar of companies? जी अडॉप्ट नहीं की, क्या अभी भी फाइलिंग करनी है? अब फाइलिंग नहीं करनी तो भाई कह रहे तो भाई करनी है फाइलिंग, अभी भी करनी है, लेकिन साथ में लिखेंगे क्या? हाँ, स्टेटमेंट के अडॉप्ट नहीं की प्लस रीजंस। अच्छा, क्या हर कंपनी ने रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी होती है? आफ्टर एजीएम हर कंपनी ने फाइल करनी है। मुझे लग रहा है शायद एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से कम हो उसने फाइल, मुझे लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं मैं? चले नहीं, 50-50 हैं आप, कंफर्म नहीं है। लिख लें इधर कि घर जाके देखेंगे सर की बात ठीक है कि नहीं, कि क्या प्राइवेट कंपनी 10 मिलियन से कम वाली ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करवा। वैसे आगे क्वेश्चन भी आएगा। चलिए 2 क्लियर हो गया। 3, you are the chief financial officer of a company listed on the Karachi Stock Exchange having a share capital of rupees 50 million. Mr. Wahid, who holds rupees 5 million shares of the company, has sent a written request to review the cash book of the company. Explain whether you can refuse this request. अगर शेयर होल्डर, अगर तो वो डायरेक्टर भी है तो रिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल शेयर होल्डर है तो उसको कोई अथॉरिटी नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट से रिव्यू करने की, और उसके दोस्त को भी अथॉरिटी नहीं है, याद है? चाहे दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, एफसीए को भी नहीं है। बी, Pluto Private Limited, having paid up share capital of rupees 7.5 million, has laid its annual financial statements for approval at PPL's annual general meeting. Under the provisions of Company Act 2017, advised the company secretary about the requirements for filing the financial statement with reports and other documents if any. 10 मिलियन से कम प्राइवेट कंपनी है, सर कहता है छोटी छोटी कंपनी आके हमें डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ बड़ी कंपनी। C, RA Limited is a public limited company. It has 2 classes of shares, namely A and B. The directors of the company have decided to restrict the voting rights of Class A shareholders. In lieu thereof, they shall be allowed to get preference in payment of dividend. State the procedure through which the decision of directors can be put into effect. Special resolution, 3/4 majority of affected class. जी, अफेक्टेड क्लास कौन सी है? क्लास है, करेक्ट। डी, मिस्टर अहमद प्लेस्ड द इनिशियल कैपिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर कमाल्स कंपनी एंड आल्सो असिस्टेड इन सर्कुलेटिंग द कंपनीज प्रॉस्पेक्टस. कंपनी विशेस टू इंक्लूड ए स्टेटमेंट बाय मिस्टर अहमद एज एन एक्सपर्ट रिगार्डिंग ए टेक्निकल इशू. कैन मिस्टर अहमद इशू सच ए स्टेटमेंट? प्लीज रिप्लाई इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. जी, प्रोविजंस क्या है कंपनीज एक्ट के? एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
और ये एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट नहीं, क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। शाबाश। क्वेश्चन 4 ए, चीफ एग्जीक्यूटिव of a public limited company is out of country for some official assignment. The annual accounts किसको कह रहा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हाँ जी, वो पुराना इसका नाम अकाउंट्स है, अब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ज़हन में रखिए, कुछ स्टूडेंट समझ रहे होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं, एनुअल अकाउंट्स का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी, फॉर द कंपनी हैव टू बी अप्रूव्ड एंड साइंड, व्हाट मस्ट बी डन टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स? एक डायरेक्टर, एटलीस्ट वन डायरेक्टर प्लस चीफ। अब चीफ एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। और अगर लिस्टेड, उसने बताया नहीं वह लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर CFO भी साइन कर ऑथेंटिकेट करेगा। B, Bilal Garments Limited has recently been incorporated in Pakistan. However, prior to obtaining the certificate of commencement of business, BGL has entered into an agreement with Taki Engineering Limited for the supply and installation of machinery at its factory. BGL has also signed an agreement with a commercial bank for short-term finance facility for payment of advance to TEL. In the light of provisions of Companies Act 2017, comment on the legality and the implication of entering into the above arrangement. जी बताए, दो ट्रांजैक्शंस हैं। जो हमारा परचेज वाला है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब क्या है? जी हाँ जी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर मिल जाता है तो फिर बाइंडिंग, वरना वॉइड। और जो बोरिंग वाला है वो वॉइड। ठीक है, वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कर ही नहीं सकते। अच्छा, अगर सारा क्वेश्चन यही होता, वो कहता बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, तो फिर दोनों वैलिड होते हैं, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना ही नहीं। नहीं, वो तो अलग से दूसरी बात है। C, UHY Limited intends to raise funds through issuance of shares to the public. ठीक है, कर सकती है अगर लिस्टेड है तो। Proceeds of the issue would be utilized for installation of new plant. Directors plan to issue the prospectus on 10 सितंबर। ये जरा डेट को अंडरलाइन करें। Subscription list will be opened in the 2nd or the 3rd week of October 2019. An expert opinion would also be required to be included in the prospectus. You are required to advise the company based on provisions of Company Act 2017 in respect of the following: date of publication of the prospectus and the opening of subscription list. जी, डेट ऑफ पब्लिकेशन को, क्या डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सी है? जी, कौन सी होनी चाहिए? अप्रूवल के बाद कितने दिन के अंदर? 60 डे। अब उसने डेट ऑफ अप्रूवल नहीं बताई ना, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 10 सितंबर 60 डेज में है कि नहीं। एज्यूम कर लेते हैं कि 60 डेज में। भाई प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन 10 सितंबर को ही हो रही है ना, तो हम लिख देंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इज 10 सितंबर, ब्रैकेट में लिख दें एज्यूमिंग इट विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल। किसने अप्रूवल करनी होती है? कमीशन ने। फिर पब्लिश कर ली, उसके कितने दिन में सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी चाहिए? 7 से 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 17 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन लिस्ट विल बी ओपन इन द 2nd और द 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। तो हम लिखेंगे ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब होनी चाहिए? ऑन और बिफोर 9 अक्टूबर, ऑन और बिफोर 9 अक्टूबर। 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक बात नहीं जानी चाहिए, 2nd वीक में भी 9 अक्टूबर तक। ये क्लियर हो गया ना आपको पब्लिकेशन की और ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। प्लेसेस वेयर UHY वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल कॉपीज ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टस: रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज, वेबसाइट, बैंकर टू द इशू,
बैलेटर रजिस्ट्रार को भी लिखवानी है जी, शेयर रजिस्ट्रार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर विद रिगार्ड टू द ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी, ये तो आपने याद ही नहीं की होंगी ना, ये तो कंफर्म है मुझे। क्या हुआ था, कौन कौन, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट फिर भी प्रेजेंट करती है कि नहीं, ज़कात, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। और टैक्स भी, टैक्स डिडक्ट करके डिपॉजिट करवा दिया कि नहीं? नहीं नहीं, टैक्स वाली बात कोई नहीं थी, ज़कात वाली थी। 5B, Zubair and Company Chartered Accountant has received an offer for appointment as auditor of Harun Limited. Saima, who is the wife of a partner of ZC, is the chief executive of Jameel Limited. JL is an associated company of HL. Saima also holds 100,000 shares in JL. ये तो आपके सर के ऊपर से गुजर गया होगा क्वेश्चन। क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने ये किया है अटेम्प्ट? चलें अब देखते हैं सही कितनों ने किया। आपको बताया था जहां कहीं क्वेश्चन मुश्किल हो, दो कंपनीज हो, हम स्ट्रक्चर बना लिया करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर कभी बनाया कि नहीं हमने क्लास में? चलें, अच्छी बात है। अब इसमें ऑडिटर है इधर, और क्लाइंट जिसका ऑडिटर के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं वो कौन है? हारून लिमिटेड, HL, वो इधर है। दूसरी कंपनी कौन सी है? JL। और JL दोनों में रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएटेड। अब JL में साइमा वाइफ ऑफ पार्टनर है और स्पाउस इज डायरेक्टर, CEO भी डायरेक्टर ही होता है ना, एंड स्पाउस इज शेयर होल्डर। जी, यहां तक क्लियर है? आप बताइए, क्वेश्चन में दो इश्यूज हैं, सिर्फ एक डिस्कस करना है कि दोनों? पहले कौन सा डिस्कस करें? डायरेक्टर वाला। स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, JL के लिए डिस्क्वालिफाइड। JL के लिए डिस्क्वालिफाइड तो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी क्वालिफाइड। JL के लिए डिस्क्वालिफाइड इसकी होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। एग्रीड? क्या HL होल्डिंग है, सब्सिडरी है, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी है, भाई वो तो एसोसिएटेड है। होल्डिंग सब्सिडी होती तो लिखता ना यहाँ पे, होल्डिंग सब्सिडी, सोसाइटी थोड़े लिखता। वैसे एसोसिएटेड की डेफिनेशन में होल्डिंग सब्सिडी भी है, लेकिन अगर ये होल्डिंग सब्सिडी होती तो वो लिखता, एसोसिएटेड थोड़ी लिखता। तो बताइए, JL के लिए डिस्क्वालिफाइड, क्या HL के लिए डिस्क्वालिफाइड है? नहीं। तो हम पहली हेडिंग देके वन स्पाउस इज डायरेक्टर कहेंगे, JL के लिए डिस्क्वालिफाइड है, HL के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं है। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा, स्पाउस इज शेयर होल्डर। हाँ, अब देखें, JL में है, अपॉइंटमेंट HL में हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, शेयर तो इधर है। हाँ जी, अगर लीगल प्रोविजन कंप्लीट क्या थी, अगर किसी पर्सन या स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हो क्लाइंट या उसकी एसोसिएटेड कंपनी के, तो अपॉइंटमेंट गलत हो सकती है अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। तो दोनों इश्यूज को डिस्कस करना है हमने। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा। सी, डायरेक्टर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड विश टू रिकमेंड ए फाइनल डिविडेंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, एडवाइज द डायरेक्टर्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये तो सिंपल है। क्या थी रिस्ट्रिक्शंस? के डिविडेंड, एक तो
Dividend cannot be paid out of profit from disposal of immovable property or assets of capital nature. Immovable property and assets of capital nature. वो याद है जब एक दफा पहले मैं करवा रहा था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख दिया था, वो फिर एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर लिखना भूल गया था, याद है? फिर अगले दिन बताया था आपको एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर। तो इसका मतलब है लैंड को बेच के प्रॉफिट हुआ वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और अगर मशीनरी को बेच के प्रॉफिट हुआ तो वो भी तो एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर है। हाँ जी, अनलेस ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस और सिमिलर लॉसेस को सेट ऑफ कर दिया गया हो गेन के साथ। बताइए क्या ये दो एक्सेप्शन लिखनी थी? बिल्कुल ठीक शाबाश। अच्छा एक और भी थी, तीसरी बात भी नीचे करो, अनरियलाइज्ड गेन। ये अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है कि जो हमारे हाथ में प्रॉफिट ना है, जमीन खरीदी थी बढ़ती जा रही है, कीमत आसमानों से बातें कर रही है, भैया जेब में तो कोई पैसा नहीं आया ना, अनरियलाइज्ड गेन। इन्वेस्टमेंट किए हो कहीं पे, शेयर्स खरीदे हो, शेयर्स खरीदे उस पर प्रॉफिट हुआ, वो डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स खरीदे प्राइस बढ़ी, अकाउंटिंग कहती है शायद रिकॉर्ड कर लो इसको, ठीक है, लेकिन वो हमने उसको डिविडेंड के तौर पे गेन जब तक रियलाइज ना हो जाए। रियलाइज का मतलब है सोल्ड। एक और भी था कि वो मेंबर्स के लिए था। हाँ जी, ये डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि रिकमेंड करना चाहते हैं, ये लिख दें एक्स्ट्रा एक आधा पॉइंट लिखने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन वो मेंबर के लिए था, डायरेक्टर के लिए नहीं था कि मेंबर्स जो अप्रूव करेंगे अमाउंट वो डायरेक्टर्स की रिकमेंडेड अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगी। लिख दें, अच्छा एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दें ना, गलत नहीं होता, नेगेटिव इमेज नहीं पड़ता आई कैप पे अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक है, नेगेटिव इमेज नहीं पड़ता। डी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कमेंसिंग बिजनेस बाय प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज? प्राइवेट कंपनी कंडीशन थी, भूल गया मैं कौन सी कंडीशन थी, मेरा भाई मुझे याद करवाएगा, नहीं याद करवानी, पता नहीं क्या था कि वो डायरेक्टर्स है पेड अमाउंट इन, पता नहीं क्या था मेरे भाई, क्या था कंडीशन। ये हाल है हमारा, ये चैप्टर 20 में थे हैं। हाँ जी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या कंडीशन है? सर्टिफिकेट ऑफ, भैया प्राइवेट कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना, क्या कंडीशन है? नहीं याद, ये नहीं, वो कंडीशन बताने लगा था अभी, आप थोड़ी देर रुक जाए, कंडीशन बता देनी थी उसने, याद ही नहीं करके आते हैं ना, है ना भैया? आप बताइए भाई, कंडीशन पूछ रहा हूं जी, आप सुना दें। पब्लिक सुना दे, पब्लिक को तो करना होता, पब्लिक सुना दे। Shares have been allotted up to the amount of minimum subscription, correct? हो गया ला खत्म हमारा यहाँ। Directors have paid full amount in cash for shares acquired by them, और अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन किया तो नो मनी इज पेएबल, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं की तो हैज बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। कुछ नहीं याद हमें, भूल गए हम सारे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कितने स्टूडेंट्स के ये नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए जो है मैं पूछना चाह रहा हूँ, कंपनी लॉ हमारा खत्म हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमने इसको दफन कर दिया। ये वक्तन फवक्तन इसका कोई दरमियान में टेस्ट रखते रहेंगे मर्केंटाइल लॉ के साथ साथ, क्योंकि आपने एक ही सीटिंग में सीला और एमला दोनों करने हैं ना। तो आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपके जो टेस्ट हो उसमें एक ही सीटिंग में एमला तो हो, सीला भी, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि एक ही सीटिंग में सीला से एमला, एमला से सीला में कैसे मूव करना है। लेकिन मुझे बताइए कितने स्टूडेंट को ये लगा, 3 ऑप्शन है आपके पास, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। मैं नेक्स्ट टाइम के लिए असेसमेंट कर रहा हूं आपका कि किस लेवल का टेस्ट बनना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स को लगा ये टर्म टेस्ट इजी था, कितनों को लगा कि मॉडरेट था, और कितनों को लगा डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट मॉडरेट था ज्यादातर के लिए। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा लेवल
अब करना होगा। ये अच्छी बात है। वैसे इसमें तकरीबन सारे क्वेश्चन जो है वो ICAP के पास पेपर के थे, तो अगर आपको इसमें लगा कि ये मॉडरेट है तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। लेकिन देखें हमने ICAP के लेवल तक थोड़े, आपको पता है ICAP हर पेपर में हर अटेम्प्ट में अपना लेवल थोड़ा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमने ICAP से का जो करंट लेवल है उससे 2 हाथ ऊपर ही तैयारी करनी है हमने, ठीक है। तो फिर ही हम हो सकता है कि उसके पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। गारंटी फिर भी कोई नहीं वैसे नहीं, लेकिन हो जाएंगे, मजाक कर रहा हूँ, हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। पास होने के लिए याद रखें हर क्वेश्चन परफेक्ट करना लाजमी नहीं होता। आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों और रीजनेबल हद तक मोर देन 50% किए हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, मोर देन 50% अटेम्प्ट किए हो, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने कोई 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में स्किप हो जाते हैं, याद रखें फिर भी पास हो जाते। वहां पे असल ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना नहीं, वो तो है ही, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव होता है अपने नर्व्स को कंट्रोल करना। अगर वहां पे देखें पेपर देख के एक दफा हर एक को झटका लगता है, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आता है ना उसको भी एक दफा ये जहन में जरूर आता है पता नहीं मैं पास हो सकूंगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन जो एंड तक बैठ गया, बार बार उसने क्वेश्चन नहीं भी आता, 2-3 दफा पढ़ा, याद रखे अगर हमने सारी तैयारी सही की हुई है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं की, हर कंसेप्ट को पढ़ा है, तो एग्जाम में ये कंफर्म है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। अभी तक मैं आपकी सीला की तैयारी से मुतमिन हूं, सेटिस्फाइड हूं, आपने अच्छी तैयारी की हुई है। उसमें अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुश्किल है, आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तीसरी दफा पढ़े, आपको कंसेप्ट लिंक हो जाएगा कहां से पूछ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो हमने कंसेप्ट ना पढ़ा हो, जो हमने कंसेप्ट ना पढ़ा हो। अगर आपको लग रहा है कि जी ये कोई ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा, दूसरी तीसरी दफा दोबारा पढ़ा, इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे कि किस कंसेप्ट में से पूछ रहा है। हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की, आपने भी प्रिपरेशन करते हुए सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना, क्लियर जी। तो चैप्टर 1 हमारा प्रीवियस लेक्चर में क्लोज हुआ था। उसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, वरना आज हम अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर में कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपना, चूंकि उसने एग्जेक्टिव बॉडी है तो उसने पाकिस्तान के निज़ाम को चलाना है, उसके लिए उसके पास फेडरल मिनिस्टर होते हैं, और फेडरल मिनिस्टर ने आगे अपनी सपोर्ट के लिए जो सेक्रेटरीज जो हैं उनको अपॉइंट करते हैं जी। स्टार्ट करें जी। अच्छा, हमारा मर्केंटाइल लॉ में 50 मार्क्स हैं। मर्केंटाइल लॉ नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है कंपनी लॉ की निस्बत, लेकिन याद रखिए इसमें चैप्टर्स छोटे छोटे भी हैं, बड़े चैप्टर्स भी हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, और ज्यादातर कंसेप्ट इसमें इजी हैं, ज्यादातर कंसेप्ट इसमें इजी हैं। चैप्टर 1 में से कंफर्म क्वेश्चन आता है कम से कम 5 नंबर का, और जो कि थ्योरी रटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें चैप्टर 1 में केस स्टडी नहीं होती। बाकी के मर्केंटाइल लॉ में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेट होते हैं, और रिसेंट ट्रेंड के मुताबिक जो ज्यादातर मर्केंटाइल लॉ पोर्शन में से क्वेश्चन सेट होते हैं वो केस स्टडी बेस्ड है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम साथ साथ केस स्टडी की भी प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको कंसेप्ट्स बताने के दौरान भी कुछ केस स्टडी के एग्जांपल डिस्कस करूंगा, प्लस जो हमारे कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनके साथ ही केस स्टडीज के बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। आप चाहे मैं क्लास में कहूं या ना कहूं, आपके ऊपर लाजिम होगा कि जो कंसेप्ट भी हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, घर जाके आपने उसको पढ़ना है, समझना है, एंड में पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इंक्लूडिंग केस स्टडीज, और फिर उसको याद भी कर लेना है, ठीक है जी। मैं डेली बेस पे हो सकता है आपको ना बता सकूं कि इसकी केस स्टडी अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है, कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपने फिर पूछनी है। वैसे मेरी कोशिश होगी कि जो अक्सर केस स्टडी है वो हम क्लास में ही डिस्कस कर लें, फिर भी अगर कोई रह जाए और आप उसको पढ़ें, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। तरतीब के लिहाज से इसके बाद चैप्टर 2 का नंबर आता है। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 13 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये जो अब हम आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14, ये भी वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा ही इसको समझें, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट कंसेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसेप्ट से डिफरेंट है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर रहे हैं, और जो ज्यादा अहम चैप्टर्स हैं
जिनमें वो 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये 4-5 चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ताकि हमारा 35 के करीब मार्क्स का पेपर जो है 30 वो कवर हो जाए पहले जल्दी, ठीक है। तो उसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रह जाएंगे, उसको कवर कर लेंगे, वो इजी है। इससे ये होगा कि लेंथी या कंपैरेटिवली थोड़े से जो मुश्किल चैप्टर अगर हम पहले कर लेते हैं तो आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा, और चूंकि क्लासेस हमारी चल रही होगी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप क्लास में भी पूछ सकेंगे। वरना अगर मुश्किल चैप्टर एंड में करें तो फिर हम टीचर तो फारिग मतलब हो जाएगा आपको चैप्टर करवा के, आपको अगर उसमें रीडिंग करते हुए फिर बाद में प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ नहीं सकेंगे। इसीलिए हमने निस्बतन जो इजी पोर्शन है और कम वेटेज का है उसको थोड़ा बैक साइड पे कर दिया है, और जो अहम चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्ट। तो चैप्टर 1 के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 14। चैप्टर 14 दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करता है। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी, पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट। वो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ये है कि इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मजीद भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिटेल में नहीं जा रहा। सिर्फ जो हमारा करंट ऑनगोइंग चैप्टर होगा उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसेप्ट होंगे वो आपको डिस्कस करूंगा। बाकी जो कंसेप्ट होंगे वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट। ये दो पार्टीज मैंने कहा, दो इंडिविजुअल नहीं कहा। इसका मतलब है पार्टीज हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, दो से ज्यादा भी हो। इंडिविजुअल दो से ज्यादा भी हो सकता है 2-3 इंडिविजुअल हो सकता है 4 इंडिविजुअल्स हो, लेकिन उनको दो पार्टीज हम कहेंगे। एक को हम कहते हैं प्रोमिजर, एक को कहते हैं प्रोमिजी। प्रोमिजर उस पार्टी को कहते हैं जो किसी काम को करने के लिए कहे। प्रोमिजी उस पार्टी को कहते हैं जिससे वादा किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने राइज के साथ एग्रीमेंट ये किया कि मैं इस सेशन में बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा, तो मैं प्रोमिजर हूं, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पढ़ाऊंगा। और प्रोमिजी कौन है? जिससे वादा किया गया है। तो दो पार्टीज जो हैं वो होती हैं। इनमें ये कॉन्ट्रैक्ट याद रखिए रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों इक्वली वैलिड है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल होगा तो फिर जब अगर झगड़ा हुआ तो कोर्ट में साबित कैसे होगा? भाई वो वकील साबित करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, ज़बानी कलाम में भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। रिटर्न फॉर्म में हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ज़बानी कलामी कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। कुछ खास तरह के कॉन्ट्रैक्ट है जिनका रिटर्न होना जरूरी है। कुछ खास तरह के, वो कौन सी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बाद में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फिलहाल कंसेप्ट क्या? कॉन्ट्रैक्ट क्या? दो पार्टीज का एग्रीमेंट, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो। केस स्टडी में कहीं ये नहीं लिखा होगा कि ये रिटर्न में था कि ओरल में था। आपने इसका मतलब है इस साइड पे नहीं जाना। आपको पता है चाहे जो भी हो, रिटर्न है या ओरल है, वो वैलिड होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट, दो खास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी का और गारंटी का। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गारंटी का तो हम कल से पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे। ये मिलते जुलते हैं इसीलिए इनको इकट्ठा किया गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ते हैं। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब यह है कि एक पार्टी, वन पार्टी प्रॉमिस करे, वादा करती है, किससे? अदर पार्टी से। भाई किस चीज का वादा? के टू सेव हिम फ्रॉम लॉस, कि उसको नुकसान से बचाएगी। यानी अगर कोई नुकसान हुआ तो उससे बचाएगी। एक पार्टी वादा करती है क्या? दूसरी पार्टी से, कि उसको नुकसान से बचाएगी। कॉज्ड बाय प्रोमिजर, जो वादा कर रहा है हो सकता है उसकी वजह से हो, आर बाय एनी अदर पर्सन, या किसी और वजह से, किसी और पर्सन की वजह से। नहीं बात समझ आई? मिसाल समझे। एक बंदे ने कहा, एक बंदा जो है उसको एम्प्लॉयर था, फैक्ट्री का मालिक था, उसे काम करने के लिए किसी एम्प्लॉय की जरूरत थी। उसने अखबार में इश्तिहार दिया, एम्प्लॉय आ गया।
उसने कहा भैया ये मशीनरी है, इस पे काम करवाना है आपसे, लेकिन ये मशीनरी है क्रिटिकल नेचर की, इस पे अगर लापरवाही से काम किया गया तो मशीनरी को नुकसान पहुंच सकता है। मैं आपको, अब एम्प्लॉयर कह रहा है एम्प्लॉय को, मैं आपको जॉब देने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन अगर आपके किसी एक्ट की वजह से आपने लापरवाही के साथ नेग्लिजेंटली काम किया और इस मशीन को नुकसान पहुंचा तो फिर जिम्मेदार कौन होंगे? फिर तो जिम्मेदार जो है आप होंगे। अगर वो एम्प्लॉय कहता है ठीक है सर मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगर मेरी वजह से नुकसान हुआ तो मैं आपका नुकसान पूरा करूंगा। बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। होटल में एक बंदे को रखा गया और ये कहा गया भैया बर्तन तुमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, अगर तुम्हारे हाथों बर्तन टूटे नुकसान तुम भरोगे। अगर वो वर्कर एग्री कर जाता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इंडेमनिटी। दोनों एग्जाम्पल में देखिए वो बंदा खुद एग्री कर रहा है कि मेरे से नुकसान हुआ, ठीक है, कॉज्ड बाय प्रोमिसर, नुकसान हुआ एक पार्टी को और किसकी वजह से? प्रोमिसर ने, और वो नुकसान भरेगा प्रोमिसर। अब ये कॉज्ड बाय अदर पर्सन की एग्जांपल सुने, इस एग्जांपल को आगे भी कंसेप्ट में लेके चलना है। एक न्यूज रिपोर्टर था, उसने अखबार के मालिक को कहा सर एक स्टोरी, एक पॉलिटिशियन की एक स्टोरी हाथ लगी है। उसने कहा अच्छा क्या स्टोरी है? वो स्टोरी कुछ ऐसी थी जिसमें उसके कोई पर्सनल लाइफ का जिक्र किया गया था पॉलिटिशियन का। तो अब अखबार वाला जो था वो कहने लगा भाई ठहर जाओ, स्टोरी तो मैं छाप दूं, लेकिन ये ना हो पॉलिटिशियन जो है वो हद के इज्जत का दावा कर दे मेरे पे, ठीक है, पर्सनल लाइफ के बारे में है। अब पता नहीं हमारे पास इतना सबूत है कि नहीं कि कोर्ट माने या ना माने। अगर दावा हमारा गलत साबित हो गया वो तो लंबी पेनल्टी हमें डाल देगा कोर्ट। अब न्यूज रिपोर्टर कहता है सर बेफिक्र हो जाए, मैंने सारी रिसर्च कर ली है, न्यूज सच है। अब मालिक कहता है नहीं भैया मुझे शक है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अब न्यूज रिपोर्टर क्या कह रहा है? कह रहा है सर मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई है, आप बेफिक्र हो कि अपने अखबार में मेरी स्टोरी छापें, अगर उस पॉलिटिशियन ने आपके खिलाफ केस किया आपका जो भी नुकसान होगा मैं भरूंगा। अब देखिए जरा, वन पार्टी यानी न्यूज रिपोर्टर प्रोमिसेस अदर पार्टी यानी अखबार के मालिक को टू सेव फ्रॉम लॉस, के आपको जो नुकसान होगा मैं भरूंगा। कॉज्ड बाय प्रोमिसर है या एनी अदर पर्सन है? अब एनी अदर पर्सन, यहां पे पॉलिटिशियन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ गया कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है इसमें क्या डेफिनेशन है इसकी कि वन पार्टी यानी प्रोमिसर एग्रीज टू प्रोमिसेस अदर पार्टी, क्या टू डू और नॉट टू डू, नहीं, टू सेव फ्रॉम लॉस, के नुकसान से बचाएगी, उसका नुकसान पूरा करेगी, जो कि किसकी वजह से हो सकता है? उसकी अपनी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से उसको हो सकता है। समझ आ गई डेफिनेशन? इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बताइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज हैं? एक न्यूज रिपोर्टर और दूसरा अखबार का मालिक। पॉलिटिशियन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, पॉलिटिशियन के कंडक्ट पे बेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन सी होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट पे साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। एग्जांपल सुने, ए ने अपने दोस्त से वादा किया भाई जब मेरे वाले साहब की डेथ होगी मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। उसने कहा भाई ये जरा लिखत बढ़त कर ले, इसकी लिखत बढ़त हो गई। बताइए इसमें कितनी पार्टीज हैं? 2। कौन कौन? ए और बी। फादर के कंडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फादर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? ए और बी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज हैं? वो जो न्यूज रिपोर्टर है उसको क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर, प्रोमिसर जो वादा करता है कि मैं नुकसान भरूंगा उसे क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर, या जनरल लैंग्वेज में आम जुबान में उसे कहते हैं प्रोमिसर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में उसे क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर। और जिससे वादा किया जाए कि भैया आपका नुकसान भरा जाएगा, इंडेमनिटी होल्डर, उसे प्रोमिसी भी कहते हैं, इंडेमनीफाइड भी कहते हैं। अब बताइए आप,
इंडेमनीफायर बनना बेहतर है कि इंडेमनिटी होल्डर बनना? इंडेमनिटी होल्डर बनना। बताइए, वो जो मशीनरी वर्कर वाली एग्जांपल थी उसमें जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय वर्कर, वो कौन था? इंडेमनीफायर। और जो मालिक था वो इंडेमनिटी होल्डर। क्लियर हो गया? पार्टीज, दो पार्टीज होती हैं, तीसरी पार्टी कोई नहीं है। अब आगे चलते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज। भाई क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे? देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी ना किसी पार्टी के राइट्स होती हैं, किसी ना किसी पार्टी की लायबिलिटी होती है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी ना किसी पार्टी के राइट्स होंगे, किसी ना किसी पार्टी की लायबिलिटी होगी। कहता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स हैं? अखबार के मालिक के, अखबार के मालिक के क्या राइट्स हैं? पहला राइट, अच्छा आप ये देखें राइट्स कब होंगे? जब वो छाप दे अखबार में आर्टिकल और पॉलिटिशियन ने उसके खिलाफ केस कर दिया, केस कर दिया। अब देखिए क्या राइट्स एंड इंडेमनिटी होल्डर के? ऑल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सूट रिकवर, ये सारी चीजें रिकवर करवाएगा। राइट क्या है इंडेमनिटी होल्डर के? कि ये चीजें रिकवर करवाए। किससे रिकवर करवाए? इंडेमनीफायर से। भाई क्या? ऑल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सूट, कि जो भी लीगल केस है अगर पॉलिटिशियन ने उसके खिलाफ केस कर दिया है अखबार के मालिक के खिलाफ, तो अखबार का मालिक अपने आप को डिफेंड करेगा कि नहीं? उसका जो वकील का खर्चा है क्या वो भरा जाएगा? कौन भरेगा? इंडेमनीफायर। सम टाइम इंडेमनिटी होल्डर केस को डिफेंड करता है, सम टाइम वो दूसरी पार्टी पे केस भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग दोनों लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। आपने फोकस करना है डिफेंडिंग सूट के ऊपर, कि डिफेंडिंग सूट का कॉस्ट जितनी भी होगी, जितना भी खर्चा होगा केस को डिफेंड करने के लिए, वो रिकवर करवाएगा। किससे? इंडेमनीफायर से। इसमें खर्चा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा वकील का खर्चा। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग सूट तो हो गया। इसके बाद ऑल डैमेजेस कंपेल्ड टू पे। डैमेजेस क्या होते हैं? जो कोर्ट ऑर्डर करता है। डैमेजेस कौन अलाउ करता है? कोर्ट। अगर ये केस हार गया, कोर्ट ने कहा हद के इज्जत के दावा में आप 10 लाख रुपया अदा कीजिए पॉलिटिशियन को। अब उसने एक तो वकील का 1.5 लाख रुपया भरा, अब 10 लाख रुपया वो अगली पार्टी को भी अदा करेगा। बताइए इंडेमनीफायर उसे 10 लाख रुपए देगा कि 1.5 लाख? दोनों देगा। और अगर फर्ज कीजिए कि केस अखबार के मालिक को नजर आ रहा है यार केस तो हम हार जाएंगे, ये ना कोर्ट 10 लाख का ऑर्डर दे दे, तो ऐसा करते हैं पॉलिटिशियन के साथ एडीआर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडीआर क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उन्हें अपने वकील से कहा यार उसके वकील से कांटेक्ट करो और उसे कहो यार कहीं सेटलमेंट कर लेते हैं, कोई कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कंप्रोमाइज, सेटलमेंट करने का, कंप्रोमाइज करने का क्या मतलब है? कि अदालत से बाहर ही कोई डिसाइड कर लेते हैं यार क्या है, हाँ लेन देन कर लेते हैं। तो एग्री हुआ कि 6 लाख रुपया उसने मांगा, उसने कहा 6 लाख दो हम केस वापस ले लेते हैं। अब ये कंप्रोमाइज है। ये क्या है? कंप्रोमाइज। क्या अगर कंप्रोमाइज किया, उसके पैसे अदा किए, वो रिकवर करवाएगा? अब ये अंडरस्टूड है, ये तो 100% रिकवरी करवाएगा कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग सूट। इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन हमने एग्जाम में दोनों लिखने हैं, प्रैक्टिकली दोनों में, क्योंकि या तो केस का फैसला अदालत करेगी या वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे। ये सेकंड वाला पॉइंट है ना, ऑल डैमेजेस कंपेल्ड टू पे, ये निशानदेही कर रहा है, इशारा कर रहा है जब केस का फैसला हो जाएगा और अदालत कहेगी इसको अदा करो। और कंप्रोमाइज का मतलब क्या? एडीआर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। दोनों में से कोई एक होगी, लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा राइट्स तो हमने सारे लिखने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो दोनों में से कौन सा उसको वारा खाता है जिसके ऊपर वो एग्री करेगा। लेकिन इसमें कह रहा है जब आप कंप्रोमाइज करने लगो ना तो 2 शर्तें हैं। क्या? कंप्रोमाइज प्रूडेंट होना चाहिए, ऐसा कि जैसे एक आम बंदा कंप्रोमाइज करे वैसे करो। ये ना हो केस जीत रहे थे
और अखबार के मालिक फिर भी कॉम्प्रोमाइज करके उसे कहे चलो मैं 6 लाख अदा कर देता हूं, भाई ये तो फिर ज्यादती हो जाए। ये क्या आप इसे प्रूडेंट डिसीजन कहेंगे कि आप केस जीत रहे हो और उसके बावजूद उस पार्टी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें कि हम आपको पैसे दे देते हैं? कहते हैं ये प्रूडेंट नहीं, केस ये तब पेमेंट की जाएगी कंप्रोमाइज की जब ये प्रूडेंट होगा। प्रूडेंट का मतलब एक आम आदमी अपने पैसे समझते हुए जो फैसला करेगा, जिस अमाउंट पे कंप्रोमाइज करेगा वो, और या ऑथोराइज कर दे इंडेमनीफायर कि हाँ इंडेमनीफायर की मर्जी से कंप्रोमाइज हुआ, तो फिर आपको कंप्रोमाइज के पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। फिर सुन लीजिए राइट्स क्या है इंडेमनिटी होल्डर के। डिफेंड सूट को डिफेंड करना है, उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो इंडेमनीफायर से रिकवर करवाई जाएगी। अगर केस का फैसला हुआ तो जितने भी डैमेजेस कंपेल्ड टू पे है वो रिकवर करवाए जाएंगे। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाते हैं तो कंप्रोमाइज में जितने भी पैसे पे किए होंगे वो रिकवर करवाएंगे, लेकिन इसमें शर्त है क्या कि जो कंप्रोमाइज प्रूडेंट होना चाहिए या ऑथोराइज्ड बाय इंडेमनीफायर होना चाहिए। लायबिलिटीज, अच्छा ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अखबार का मालिक है, वो बेचारे के पास टोटल प्रॉपर्टी जो है वो है कोई 10-12 मिलियन की, तो बेचारा ये 10-12 मिलियन, चले कोई बात नहीं 10-12 लाख कर लेते हैं, अब बेचारा चले भाई अमाउंट्स को छोड़ें, कंसेप्ट की तरफ आए। 10-12 मिलियन की उसकी प्रॉपर्टी, और जो पॉलिटिशियन ने केस किया वो किया 100 मिलियन का। कोर्ट ने फैसला दे दिया, उन्होंने कहा जी 50 मिलियन के डैमेजेस पे किए जाए। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कंसेप्ट यही है, क्या पहले अखबार का मालिक खुद पेमेंट करेगा फिर इंडेमनिटी होल्डर से 50 मिलियन लेगा, या कि पेमेंट करने से पहले ही इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से पैसे ले सकता है? इंडेमनिटी फायर ये कहे कि भैया तूने कौन से पैसे दे दिए, पहले पैसे दो फिर बाद में पैसे दूंगा ना। वो कहता है नहीं, लाइबिलिटी क्वेश्चन क्या है कि इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब अराइज होगी, कब उसने पैसे देने हैं। वो कहता है ये इसके ऊपर लॉ साइलेंट है, लेकिन जो जजेस ने डिसीजन दिए हुए हैं उनके मुताबिक जब लाइबिलिटी सर्टन हो जाए ना, कंफर्म हो जाए, तो उसी वक्त पे करनी है। पेमेंट करना इंडेमनिटी होल्डर का डैमेजेस एक्चुअली पे करना लाजमी नहीं है। यानी हमारी एग्जाम्पल में जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, 5 अप्रैल को फैसला कर दिया कोर्ट ने, अखबार के मालिक को कहा भैया इसको आप 50 मिलियन पे कीजिए, तो अब अखबार के मालिक का एक्चुअली पे करना जरूरी नहीं, उसी वक्त जो न्यूज रिपोर्टर है उसकी लायबिलिटी राइज हो गई कि न्यूज रिपोर्टर ने पेमेंट करनी है किसको, अखबार के मालिक को। ये बात समझ आई? फिर सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी टू पे कब अराइज होगी, जब इंडेमनिटी होल्डर एक्चुअली अमाउंट पे कर देगा या जब वो पेएबल हो जाएगी, तभी जब सर्टन हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी तभी। इसका जवाब है जब लायबिलिटी कंफर्म हो जाएगी तभी इंडेमनीफायर की जिम्मेदारी है पैसे दे दे। इंडेमनिटी होल्डर का एक्चुअल अमाउंट पे करना लाजमी नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी कब अराइज हो जाएगी, जब एक्चुअली वो लायबिलिटी सर्टन हो जाए, चाहे इंडेमनिटी होल्डर ने एक्चुअली पेमेंट की है या नहीं की। कंसेप्ट क्लियर होगा? चलिए आज के कंसेप्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिंपल मुझे बता दीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज हैं? इंडेमनीफायर, इसमें एक पार्टी क्या प्रॉमिस करती है दूसरे को, कोई काम करने या ना करने का? नहीं, टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन। एग्जाम्पल क्या जहन में रखनी है इस कंसेप्ट को समझते हुए? न्यूज रिपोर्टर वाली। जब कभी आपने ये टॉपिक पढ़ना है जहन में क्या एग्जाम्पल रखनी है? न्यूज रिपोर्टर वाले। जी राइट्स क्या है इंडेमनिटी होल्डर यानी अखबार के मालिक के? कास्ट ऑफ डिफेंडिंग सूट, डैमेजेस या कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज में 2 कंडीशन, प्रूडेंट हो या ऑथोराइज्ड बाय इंडेमनीफायर हो। लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब अमाउंट सर्टन हो जाएगी।
चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलें।